बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व हमारी कौन सी, दैट इज़ बेसिकली द सेवंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है, एंड इट इज़ अ मिक्स नर्व। इट हेल्प्स इन मोटर एंड सेंसरी एक्टिविटीज़, स्माइलिंग में, क्राइंग में, टेस्ट सेंसेशन में, स्लाइवेशन में आपको हेल्प करता है। अब ये क्या करता है कि ये लीव करता है ब्रेन स्टेम को एट द पोंटोमिडैलरी जंक्शन। ठीक है, और उसके बाद इट गोज़ इनटू योर इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस, वहाँ से एग्जिट करता है इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस ऑफ द स्कल, जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस। व्हाट इज़ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस? दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ द ईयर। ठीक है, सो उससे कंफ्यूज नहीं आपने करना। फिर उसके बाद ये इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस से निकलता है और फिर उसके बाद ये आपके ईयर में आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपके स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से एग्जिट करता है। ठीक है, तो जो इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस से लेकर जो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन है, ठीक है, यहाँ तक जितना पार्ट है, बेसिकली द पार्ट विच इज़ देयर इन द मिडल ईयर। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टू 4 पार्ट्स। ठीक है, एनीवेज जो इंट्राक्रेनियल पार्ट है दैट इज़ 15 to 17 मिलीमीटर्स, यानी जो पोंटोमिडैलरी जंक्शन से लेकर इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस तक पार्ट है, दिस इज़ बेसिकली द इंट्राक्रेनियल पार्ट। ठीक है, दैट इज़ 15 to 17 मिलीमीटर्स। उसके बाद ये जो इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस से लेकर जो स्टाइलॉइड मास्टोइड फोरामेन तक पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इज़ द इंट्रा टेम्पोरल पार्ट, जिसको हम एक्चुअली क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इनटू 4 पोर्शंस। ठीक है, दिस इज़ द इंट्रा टेम्पोरल पार्ट। और वो क्या था? दैट वाज इंट्राक्रेनियल पार्ट। जो इंट्राक्रेनियल पार्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इट इज़ 15 to 17 मिलीमीटर्स। जो इंट्रा टेम्पोरल पार्ट है वो टोटल जो है, ठीक है, दैट इज़ 38 मिलीमीटर्स। एंड नेक्स्ट, ठीक है, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से फिर ये आपके पेरोटिड में जाता है, और पेरोटिड के बाद इट गिव्स टर्मिनल ब्रांचेस। सो दिस पार्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड इज़ द एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट। जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो फेस को देता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इज़ द फेशियल नर्व। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि इसका जो पाथवे है, ठीक है, लेट मी हाईलाइट, इसका जो पाथवे है, ठीक है, वो हम लोगों ने उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू 3 पोर्शंस। देयर इज़ एन इंट्राक्रेनियल पार्ट, देन देयर इज़ इंट्रा टेम्पोरल पार्ट, ठीक है, एंड देन देयर इज़ एन एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द इंट्रा टेम्पोरल पार्ट, जिसकी मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द पार्ट फ्रॉम द इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस टू द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है? दैट इज़ द मीएटल सेगमेंट विच इज़ बेसिकली विद इन द इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ द लेबिरिंथाइन सेगमेंट। ठीक है, लेबिरिंथाइन सेगमेंट, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द फंडस ऑफ द मियाटस टू द जेनिकुलेट गैंग्लियन। ठीक है, यहाँ पर नर्व एक टर्न लेता है, ठीक है, और उस टर्न को हम लोग जीनू कहते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट सेगमेंट है, और अगर ओडीमा या इन्फ्लेमेशन हो जाए यहाँ पर, तो दैट कैन ईजिली कंप्रेस द नर्व, एंड यहाँ पर फेशियल पैरालिसिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द नर्व इन द इंट्राटेम्पोरल रीजन। सो इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस से लेकर या विद इन द मियाटस, ठीक है, जो इसका सेगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड इज द मीटल सेगमेंट, एंड फ्रॉम द मियाटस टिल द जेनिकुलेट गैंग्लियन, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द लेबिरिंथाइन सेगमेंट, एंड दैट इज़ 4 मिलीमीटर्स। जो मीटल सेगमेंट है दैट इज़ 8 to 10 मिलीमीटर्स। और फिर जो अगला सेगमेंट है दैट इज़ बेसिकली दी हॉरिजॉन्टल और द टिम्पैनिक सेगमेंट। ठीक है, थर्ड सेगमेंट ये है। ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर ऑब्वियसली नीचे गई, और फिर ये दिस इज़ एक्चुअली दी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट विच इज़ 11 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो अब ये वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन टू जस्ट अबव द पायरामिडल एमिनेंस। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द पायरामिड एंड द पायरामिडल एमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन टू द पायरामिडल एमिनेंस। और फिर जो अगला है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द मास्टॉइड और द वर्टिकल सेगमेंट विच इज़ 13 मिलीमीटर्स। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम द पायरामिड टू द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। यहाँ पर स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, और यहाँ से फिर वो एग्जिट कर जाती है। ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक इंडिविजुअली अपना आप याद रखें, सिर्फ इतना याद रख लें कि लेबिरिंथाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोएस्ट सेगमेंट एंड क्वाइट ससेप्टेबल टू पैरालिसिस बिकॉज ऑफ एडीमा और इन्फ्लेमेशन है। सो बस हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, फेशियल नर्व में, ठीक है, वी हैव 3 पार्ट्स, इंट्राक्रेनियल, इंट्राटेम्पोरल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट।
ठीक है। जो इंट्राक्रेनियल पार्ट है दैट इज फ्रॉम द पोंटोमिडैलरी जंक्शन टू द इंटरनल अकॉस्टिक मियाटिस. Internal acoustic meatus stylomastoid foramen is the intratemporal part which is divided into meatal segment, labyrinthine segment, horizontal or the tympanic segment and the vertical or the mastoid segment. ठीक है, ऑब्वियसली mastoid एयर सेल्स के बीच में, तो इस वजह से इसको mastoid segment कह रहे हैं. एंड फ्रॉम द stylomastoid foramen ये आपके पेरोटिड में चला जाता है. पेरोटिड से गिव टर्मिनल ब्रांचेस टू योर फेस. ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पे कुछ ब्रांचेस देखेंगे. ठीक है, ये कौन कौन सी ब्रांचेस देता है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपके पॉन्स और आपके मडाला पोंटोमिडैलरी जंक्शन से निकल रहा है. ठीक है, फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन में रिले कर रहा है. ठीक है, और फिर उसके बाद ये ब्रांचेस दे रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिविंग द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. ठीक है, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है. ठीक है, ये जो नर्व है दैट गिव्स secretomotor fibers to the lacrimal glands and the glands of the nasal mucosa and the palate. The nerve to the stapedius. ठीक है, ये बेसिकली स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है. फिर आ जाती है आपके पास कॉर्डा टेम्पनाई. ठीक है, ये भी आपके secretomotor fibers सप्लाई करता है टू द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, और इसका एक सेंसरी कॉम्पोनेंट भी है जो कि ब्रिंग करता है टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ठीक है, सो वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जाता है. ठीक है, लिंगुअल नर्व भी आ जाती है. एंड इट गिव्स टेस्ट फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड. टेस्ट फाइबर्स आर सेंसरी एंड द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मतलब secretomotor फाइबर्स है बाकी. फिर स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकलने के बाद देर आर सम मस्कुलर कॉम्पोनेंट. नर्व टू द डाइगैस्ट्रिक है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नर्व टू द स्टाइलोहायोइड है. ठीक है, एंड देर इज़ अ पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है जो आपकी पोस्टीरियर. ठीक है, ऑरिकुलर नर्व है. ये बेसिकली सप्लाई करती है द मसल्स ऑफ योर पिन्ना, द ऑक्सीपिटल बेली ऑफ द ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस एंड इट कम्युनिकेट्स विद द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व. यानी कि एक तो ये आपके वेगस के साथ मिलती है. ठीक है, और आपके पिन्ना के मसल्स को और ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल्स को भी सप्लाई करती है. ठीक है, पिन्ना के मसल्स को और ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एंड इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद वेगस, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस. ठीक है, अब एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है. ठीक है, जो कि बेसिकली आपके कॉन्का को एंड द आउटर सर्फेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है. और फिर ये पेरिफेरल ब्रांचेस हैं. ठीक है, जिसका निमोनिक था एक यस 10 zebra bit my cat. T is for temporal. ठीक है, Z is for zygomatic, B is for buccal. ठीक है, M is for mandibular and then we have cervical. ठीक है, सो टेम्पोरल, zygomatic, buccal, mandibular and cervical. ठीक है, सो हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. वो मैंने आपको बता दिया कि आपके secretomotor फाइबर सप्लाई करती है टू लैक्रिमल ग्लैंड. नर्व टू द स्टेपीडियस मसल को कॉर्डा टेम्पनाई इट ब्रिंग्स sensory fibers, taste fibers from the interior 2/3 of the tongue and it also gives secretomotor fibers to the submandibular and the sublingual gland. ठीक है, इसके बाद posterior auricular nerve जो कि आपके occipital frontalis कॉन्का नहीं पिन्ना के मसल्स को सप्लाई करता है. ठीक है, वेगस के साथ कम्युनिकेट करता है. नर्व टू द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक एंड द स्टाइलोहायोइड नर्व्स एंड द फेशियल ब्रांचेस. ये जो फेशियल ब्रांचेस होती हैं बिल्कुल गूस फुट पैटर्न में होती हैं. ठीक है, देर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस एंड सीरीनस. कौन कौन सी है, 10 zebra bit my cat, that is temporal, zygomatic, buccal, mandibular and cervical. Let's talk about the components of the facial nerve. It has 2 efferent components and 2 afferent components. ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है, स्पेशल विसरल efferent. ठीक है, ये वाला जो efferent component है that is basically responsible for supplying the muscles. ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं कि ये आपके मसल्स को मोटर सप्लाई दे रहे हैं. तो फेस के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली फेस के मसल्स को ये मोटर सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऑरिकुलर मसल्स, स्टाइलोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक एंड द स्टेपीडियस. साथ मैंने लिखा है कि फेस के सेंसरी सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व. फिर आ जाता है जनरल विसरल इफरेंट. ये मोटर सिग्नल्स किसको दे रहा है, इट इज़ गिविंग secretomotor सिग्नल्स टू अवर salivary glands and our lacrimal gland. ठीक है, our lacrimal, submandibular and the sublingual gland. अच्छा, अब हमारे पास है स्पेशल विसरल एफरेंट एंड जनरल विसरल एफरेंट, यानी सेंसरी सिग्नल्स. जो एक सेंसरी सिग्नल्स है वाई द कॉर्डा टेम्पनाई, दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ठीक है, सो दैट इज स्पेशल विसरल एफरेंट. ठीक है, एंड जनरल विसरल एफरेंट में क्या हो रहा है
कि ये हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स को लेकर आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्का, फ्रॉम द पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल, ठीक है, एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि आपके पास यही जो फाइबर्स होते हैं दे अकाउंट फॉर वेसिकुलर इरप्शन इन हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन ऑफ द जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है। और ये प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स को भी लेकर आता है, ठीक है, फ्रॉम द फेशियल मसल्स। सो हमारे पास दो इफरेंट कंपोनेंट्स हैं और दो एफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इफरेंट कंपोनेंट हमारे मसल्स को मोटर सप्लाई दे रहे हैं और सिक्रीटो मोटर सप्लाई दे रहे हैं टू आवर स्लाइवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स। और एफरेंट में, ठीक है, एक सिग्नल आ रहे हैं टेस्ट सेंसेशन वाले, ठीक है ना, और एक कम्युनिकेटिंग नर्व के थ्रू जो है ना सिग्नल्स सेंसरी सप्लाई जा रही है to the concha, to the outer part of your tympanic membrane and proprioceptive signals to the facial muscles। और यही वाले फाइबर्स, यही जनरल विसरल एफरेंट फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है, इन द हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन ऑफ द जेनिकुलेट गैंग्लियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू द फेशियल नर्व, ठीक है, उसका पाथवे क्या होता है, ठीक है, उसके काम क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फेशियल नर्व, ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। सो अगर खुदा न खास्ता फेशियल नर्व पाल्सी हो जाती है किसी को तो फिर क्या क्या चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि ये लैक्रिमेटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है वाया द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। नर्व टू स्टेपीडियस, स्टेपीडियस को सप्लाई करती है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ स्टेपीडियल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। कॉर्डा टेम्पनाइज सिक्रीटो मोटर फाइबर सप्लाई करता है आपके सब स्लाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल, सो देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन। कॉर्डा टेम्पनाइज सेंसरी फाइबर्स लेकर आती है फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, सो देयर विल बी लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। फिर ये हमारे पास मसल्स फेस के सप्लाई हो रहे थे, सो पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। अगर फेशियल नर्व का ग्राफ्ट होता है तो हम कहाँ से लेते हैं, दैट इज़ मोस्टली फ्रॉम द ग्रेटर और लेसर ऑरिकुलर नर्व। और फ्लक्चुएटिंग डेफनेस फॉलोइंग टेम्पोरल बोन ट्रॉमा इज़ ड्यू टू पेरीलिम्फ फिस्टुला, ये इससे इतना रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो फेशियल नर्व पाल्सी के पहले सिम्टम्स याद कर लें, ठीक है। यहाँ से हमने याद रखना है कि लैक्रिमेशन नहीं होगी, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नहीं होगा, लॉस ऑफ स्लाइवेशन हो जाएगा, ठीक है, और हमें टेस्ट सेंसेशन नहीं आएगी, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, एंड लॉस ऑफ या पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। अब पहले एक कॉजेज है जो कि इन जनरल है एंड देयर आर सर्टन ओटोलॉजिकल कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस। पहले हम कॉजेज इन जनरल पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका निमोनिक है दैट इज़ किटन्स, किटन्स इज़ द निमोनिक, ठीक है। के से सी याद रखना, दैट इज़ कॉन्जेनिटल, ठीक है। सो दैट इज़ मोबियस सिंड्रोम या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर बच्चे नेक्स्ट होता है आई इज़ फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, या आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्स पाल्सी, ठीक है। अब थोड़ा सा बेल्स पाल्सी को डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि मैं आपको साथ ही इन्फेक्शन के कॉजेज़ भी बता दूँ, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। सो बेल्स पाल्सी हमारे पास आइडियोपैथिक है, और आइडियोपैथिक में हमारे पास एक और भी है दैट इज़ मेल्करसन सिंड्रोम, ठीक है। मेल्करसन सिंड्रोम में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इन्फेक्शंस के कॉजेज़ में हमारे पास आ जाता है हर्पीज़ जोस्टर ऑटिकस, ठीक है, अभी जिसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, विच इज़ बेसिकली जेनिकुलेट गैंग्लियन रिलेटेड था, ठीक है, ठीक है। हर्पीज़ जोस्टर ऑटिकस दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और कॉजेज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, लाइम डिजीज़, टीबी, HIV, सिफिलिस, ठीक है, मतलब मल्टीपल इन्फेक्शंस, ठीक है। लेकिन बुक में जो मेंशन है दैट इज़ बेल्स पाल्सी, मेल्करसन सिंड्रोम, ठीक है, और रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया भी यहाँ मैंने लिख दिया है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, लाइम डिजीज़, TB, HIV एंड सिफिलिस। टी जो है उसमें आ जाते हैं हमारे पास टॉक्सिन्स एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा में हमारे पास क्या है, दैट इज़ टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर्स, जिसमें हम लोग दो तरह के फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे टेम्पोरल बोन के, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ लेड पॉइजनिंग लिखी है, और कोई भी सर्जरी, ईयर की सर्जरी, मास्टॉइड सर्जरी, पेरोटिड सर्जरी एंड ट्रॉमा टू द फेस, ठीक है। फिर आ जाते हैं ई, ठीक है, इसमें एंडोक्राइन कॉजेज़ आ सकते हैं, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाइपरथायरॉयडिज्म। एन इज़ फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोप्लाज्म्स भी होते हैं, ठीक है, बल्कि टी इज़ फॉर ट्यूमर, ठीक है, ठीक है। तो वो पेरोटिड का ट्यूमर हो सकता है, इंट्राटेम्पोरल ट्यूमर हो सकता है,
ठीक है, अकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है, ठीक है, मेनिंजियोमा, ग्लायोमा, कोलेस्टियोटोमा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल में गुलियन बार्ड सिंड्रोम, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड सिस्टेमिक में अमाइलॉइडोसिस एंड सार्कोइडोसिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बेल्स पाल्सी, ठीक है। वो बता रहे हैं कि आपके पास 60 to 75% फेशियल पैरालिसिस बेल्स पाल्सी की वजह से ही होता है, ठीक है। और ये आइडियोपैथिक है, पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस और पेरेसिस, और इसका एक्यूट ऑनसेट होता है। मतलब एक तो ये आइडियोपैथिक है, इसके आज तक कॉज समझ नहीं आई, और इसका ऑनसेट हमेशा एक्यूट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। और इसका ज़्यादा इंसिडेंस डायबिटिक्स में होता है बिकॉज ऑफ एंजियोपैथी, और प्रेग्नेंट वुमेन में होता है बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वैसे तो हमें इसका कॉज नहीं पता, लेकिन जो हम लोगों ने खुद से जो एटियोलॉजी सस्पेक्ट किए हैं वो है वायरल इन्फेक्शन, वैस्कुलर इस्कीमिया, ठीक है, और हेरिडिटरी, ठीक है, एंड ऑटो इम्यून, ठीक है। मतलब कोई भी कंडीशन जो आइडियोपैथिक होती है हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो कुछ हद तक ऑटो इम्यून है, उसमें टी लिम्फोसाइट चेंजेस हैं, ठीक है। हेरिडिटरी, वही मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, वैस्कुलर इस्कीमिया जैसे हमने डायबिटिक्स में बात की, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है, उन्होंने कहा है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है, हर्पीज जोस्टर की वजह से, या फिर एप्स्टीन बार वायरस की वजह से। कौन सा? हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर एंड एप्स्टीन बार वायरस। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे पेशेंट प्रेजेंट कैसे करा होगा। इसकी जो आई बॉल है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ टर्न हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जो आई बॉल है दैट टर्न्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इज़ द बेल फिनोमेना। जो वैसे ये रैमसे हंट सिंड्रोम है, लेकिन इसमें फेशियल पाल्सी भी नज़र आ रही है, ठीक है, वो आई वाला इफेक्ट ज़्यादा इसमें अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। कि आई बॉल जो है, ठीक है, वो आपकी एक तो आई कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती, ठीक है, और आई बॉल टर्न्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन अटेम्प्टिंग टू क्लोज इट, ठीक है। और जो आपका फेस है, ठीक है, वो बिल्कुल एसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है, दैट बिकम्स एसिमेट्रिकल। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो दैट इज़ एपीफोरा। व्हाट इज़ एपीफोरा? कि टीयर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द आई, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइकवाइज ड्रूपिंग है, ठीक है, ऑफ द एंगल ऑफ माउथ। फिर इसके बाद पेन इन द ईयर में प्रिसीड और अकम्पनी द नर्व पैरालिसिस। और पेशेंट क्योंकि स्टेपीडियल पैरालिसिस हो रहा है, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नहीं हो रहा, जो कि बेसिकली लाउड साउंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो सम कंप्लेन ऑफ नॉइज़ इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। कॉर्डा टिम्पनाई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर पैरालिसिस कंप्लीट होता है, कुछ के अंदर इनकम्प्लीट होता है, एंड समटाइम्स इट इज़ इवन रिकरेंट। डायग्नोसिस के लिए आपको हाउस ब्रैकमैन ग्रेडिंग देखनी होती है, और एक हमारे पास होती है दैट इज़ क्या उसे कहते हैं, संडरलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, ठीक है, वो आप देखते हो। बेसिकली ये जो इसमें जो मेन चीज़ होती है, ठीक है, वो ये होता है कि आपने लोकलाइज करना है कि कौन सी साइट है, ठीक है, ऑफ द डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व, ठीक है, ताकि आप उस पर ऑपरेट कर सकें। और वो आप कैसे करेंगे कि फुल हिस्ट्री लेने के बाद, ठीक है, कंप्लीट हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोलॉजिकल मतलब ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरेज करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट्स करेंगे जिसमें टोटल काउंट, पेरिफेरल स्मीयर, ESR, ब्लड शुगर, सीरोलॉजी, ठीक है, ये सारे टेस्ट्स करेंगे इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए, ओवरऑल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को रूल आउट करने के लिए, ठीक है, इस्कीमिया को रूल आउट करने के लिए। एट्स कंप्लीट हिस्ट्री में आप हेरिडिटरी टेंडेंसीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसको हाउस ब्रैकमैन क्लासिफिकेशन में आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देयर इज़ अ जनरल ट्रीटमेंट एंड देयर इज़ अ मेडिकल मैनेजमेंट एंड देयर इज़ अ सर्जिकल मैनेजमेंट। एक सेकेंड, ठीक है। तो जनरल ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली यही है कि आप रीअश्योर करें, ठीक है, अगर उसको और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, जैसे ईयर पेन है तो आप क्या करोगे, एनाल्जेसिक दे दोगे, ठीक है, क्योंकि आई प्रॉपर क्लोज नहीं हो रही तो केराटाइटिस हो सकता है, आप आई केयर का करोगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी या मसाज ऑफ द फेशियल मसल से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में वो बताता है कि स्पेशली इफ इट्स ऑटो इम्यून इट्स बेटर टू गिव स्टीरॉइड्स, लेकिन उसमें प्रेडनिसोलोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, TB, ग्लोकोमा में
आप स्टेरॉइड्स नहीं दे सकते। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो स्टेरॉइड्स को इन कॉम्बिनेशन विद एसाइक्लोविर दे सकते हैं, स्पेशली अगर हर्पीज ज़ोस्टर ऑटिकस या बेल्स पाल्सी की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा वेज़ोडाइलेटिस दे सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि वैस्कुलर इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है। वाइटामिन्स, मास्ट सेल इनहिबिटर्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स हमने यूज़ किए हैं, लेकिन इतना यूज़फुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टीरॉइड्स। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि हम जो अगर ख़ासतौर पर वर्टिकल और टिम्पैनिक सेगमेंट ऑफ द नर्व अगर वो डीकम्प्रेस हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, नर्व की डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, ताकि नर्व की जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा होता है, 90% पेशेंट्स पूरा रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 10 to 15% पेशेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली रिकवर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्कर-सन सिंड्रोम। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेल्कर-सन सिंड्रोम, ठीक है। आप फोकस करें सिर्फ पिक्चर पे। इसमें आप क्या देख रहे हो, ठीक है, देयर इज़ अ ट्रायड, ठीक है। इसमें ट्रायड किन 3 चीज़ों का है। नंबर 1 देयर इज़ स्पेशल पैरालिसिस, नंबर 2 देयर इज़ स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, एंड नंबर 3 देयर इज़ अ फिजर्ड टंग, ठीक है। It's again an idiopathic disorder which can be because of recurrent facial palsy or bilateral facial paralysis. क्या क्या features है? There is facial paralysis, swelling of the lips, and there is a fissured tongue. Let's talk about Ramsay-Hunt syndrome, ठीक है, which is also called as herpes zoster oticus. So इसमें क्या है कि there is a vesicular rash in the external auditory canal, ठीक है। जैसे इस बच्चे को भी हुआ था कि देयर वाज अ वेसिकुलर रैश इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द पिन्ना, ठीक है। और उसके साथ साथ फेशियल एनेस्थीसिया होता है, गिडनेस होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। सो इसमें कौन कौन से नर्व्स इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली 7th नर्व तो इन्वॉल्व है ही है, उसके साथ आपकी 8th नर्व, ठीक है, 7th 8th और 5th नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट वही है जो आप बेल्स पाल्सी के लिए करते हैं, यानी कि स्टीरॉइड्स देना, रीअश्योरेंस करना और नर्व डिकम्प्रेशन करना। Now let's talk about the tests for the intratemporal part of the facial nerve, ठीक है। इसमें हम लोग शिमर्स टेस्ट को एक होता है शिमर्स टेस्ट, जिसमें हम लोग लैक्रिमेशन को कंपेयर करते हैं ऑफ द 2 साइड्स, एंड वो हमने एक स्ट्रिप लगा देनी होती है आंखों के नीचे, ठीक है। और हमने देखना होता है कि कितनी वेटिंग होती है ऑफ द स्ट्रिप, अमाउंट ऑफ वेटिंग ऑफ द स्ट्रिप मेजर्ड, प्रॉक्सिमल decreased lacrimation indicates lesion proximal to the geniculate ganglion, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेटर पेट्रोजल नर्व डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला टेस्ट होता है दैट इज़ द टेस्ट टेस्ट। उसमें हमने देखना होता है कि टेस्ट आ रहा है बाय ड्रॉपिंग शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द प्रोट्रूडेड टंग, ठीक है। तो अगर टेस्ट ख़राब है तो इसका मतलब है लीजन है दैट इज़ अबव द कॉर्डा टेम्पनाई। अगर आपके पास नेक्स्ट टेस्ट क्या है दैट इज़ द स्टेपीरियल रिफ्लेक्स, वो लॉस्ट हो जाता है, उसको हम टेस्ट करते हैं बाय टिम्पैनोमीट्री, और अगर वो ख़राब है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम ट्रबल अबव द नर्व ऑफ द स्टेपीरियस। और फिर उसके बाद आ जाता है सब मैंडिबुलर स्लाइवरी फ्लो टेस्ट, ठीक है, जो कि शो करता है अगैन अगर डिग्री स्लाइवेशन है दैट शोज़ इंजरी अबव द कॉर्डा टेम्पनाई। सो ये तो हो गया टेस्ट्स फॉर टेस्टिंग द इंट्राटेम्पोरल पार्ट। एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट की टेस्टिंग क्या होती है? एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट वो है जो आपके फेशियल मसल्स हैं या पेरोटिड वाला एरिया है। सो उसमें आपने क्या करना है कि यू हैव टू चेक द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देखेंगे कि फोरहेड पे क्रीजेस आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। आईज क्या क्लोज हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। पफ्ड आउट चीक्स, क्या आप चीक्स को ब्लो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। रिवील द टीथ, यू हैव टू सी द सिमेट्री ऑफ द फेस, सो यू हैव टू सी द क्रीजेस ऑन द फोरहेड, ठीक है। आर यू एबल टू क्लोज आइज, ठीक है। पफ आउट चीक्स, reveal the teeth, and to see the symmetry of the face, facial symmetry, show teeth, puff, blow out cheeks, close eyes and crease the forehead। अगर extracranial part जो है वो damaged है तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारे पास intracranial part damaged है तो फिर ना intratemporal functions हो पाएंगे और ना extracranial part वाले functions हो पाएंगे, ठीक हो गया। What are the complications of facial paralysis? सबसे पहले तो facial asymmetry सबसे बड़ा मसला है। फेस asymmetrical होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। फिर आई क्लोज नहीं हो पाती, ठीक है, उसकी वजह से आँख ड्राई होती है और एक्सपोजर की वजह से कैरेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्विचिंग होती है, ठीक है, जो आपका कॉर्नर ऑफ द माउथ है, ठीक है, वो बार बार ट्विच करता है, ठीक है, या टिक्स एंड स्पैज़म्स हो जाते हैं,
ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्टी रीजनरेशन ऑफ द फाइबर्स। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फाइब्रोसिस ऑफ द एट्रोफीड मसल्स और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स। फिर दो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वन इज़ बेसिकली गस्टेटरी लैक्रिमेशन। ठीक है, यानी कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको आंसू आना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। और एक होता है गस्टेटरी स्वेटिंग, यानी कि खाना खाने के दौरान आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, स्पेशली ओवर द पेरोटिड एरिया। दिस आकर्स आफ्टर पेरोटिड सर्जरी। ठीक है ना, और इसको हम फ्रे सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रूलिंग होती है ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ, तो ईटिंग में मसला है, ड्रिंकिंग में मसला है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स तो हैं ही।